बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे माजरत चाहता हूँ कि इस गर्मी में और इस वक्त आप सबको ज़हमत दी, लेकिन जिस तेज़ी से सिंध में मसाइल पैदा होते हैं, हमें आपको वक्तन फ़वक्तन ज़हमत देनी पड़ती है। कल रात को सिंध असेंबली काम कर रही थी। पहले दिन में नोटिस निकाला जो आप सबके पास पहुंचा कि इजलास बुध के दिन 20 तारीख को सुबह 11 बजे होगा। हमारे SOPs के तहत जो हमने हुकूमती जमात के साथ एग्री किया था, उसके अंदर ये था कि तमाम मेंबरान और स्टाफ जो असेंबली में होगा उसकी कोरोना के लिए टेस्टिंग होगी, जैसे कि नेशनल असेंबली में हुआ, जैसे कि पंजाब असेंबली में। जब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने फारूक साहब से पूछा कब से टेस्टिंग शुरू है, और उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, तो मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ गया। इसके टेस्ट का रिज़ल्ट आने में कम से कम 12 घंटे लगते और तकरीबन 200 लोगों का टेस्ट करने में भी 12 घंटे लगते हैं। तो इजलास से 24 घंटे पहले अगर रिज़ल्ट नहीं आए तो इजलास का होना शायद मुमकिन ना हो। तो हम समझ गए कि ये किसी ना किसी कारस्तानी पे है। तो कल एक दफ़ा फिर आगा सिराज दुर्रानी ने यह साबित किया कि वो सिंध असेंबली के स्पीकर नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर हैं। और आगा सिराज दुर्रानी साहब और उससे पहले निसार खोरो साहब, भूलिए नहीं कि आप लोगों ने इस असेंबली के भी पैसे लूटे। आप अगर मेंबरान का हक लूटेंगे तो हम यहां से दोबारा आवाज उठाएंगे कि वो रेफरेंसेस जो शायद कुछ ले दे के दबा दिए गए हों, कि वही वतीरा इख्तियार किया गया हो जो कि सिंध के अंदर आम है, कि उस वतीरे को ख़त्म किया जाए। इससे कि इसका उन्हें हक नहीं था कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 54(3) की धज्जियां उड़ा दे। आर्टिकल 54(3) ये कहता है कि जब भी ऐवान के 25% मेंबरान इजलास तलब करें तो लाजिम और मलजूम है कि स्पीकर साहब 14 दिन के अंदर अपनी मर्जी की जगह और अपनी मर्जी के दिए हुए वक्त के अंदर कितने 14 दिन के अंदर अंदर वो बताएं। हमने जब 7 तारीख को रिक्वेजिशन किया था सेशन, तो हमने उस पर एक खास दरख्वास्त की थी कि इसके लिए आप 14 दिन का इंतज़ार मत कीजिएगा, मसाइल बढ़ गए हैं, आप जल्दी इजलास कीजिए। ये है आज इस स्पीकर का जवाब। और ये है हुकूमत के साथ मिलकर साजिश। ये वो हुकूमत है जो खौफजदा है, जिसको पता है कि आज उनके हर स्टैंड को जो उन्होंने कह रहे थे कि सारी दुनिया कह रही थी कि सुपर जीनियस मुराद अली शाह, सारी दुनिया वहाँ साई वहाँ कर रही थी, वो अब कहीं नज़र नहीं आ रहे। कि वो जो मॉल खोलने के फैसले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को अलकाबात दे रहे थे, कल उनकी ज़बानें बंद थी कि चीफ जस्टिस को वो अलकाबात नहीं दे सक रहे थे। हमें पता है कि ये अब से लेके 3 जून को जो इजलास की दोबारा तारीख दी गई है, वो इसलिए दी गई है कि इस अरसे में आप देखिएगा कि कोरोना की अमवात में इजाफा तेजी से सिंध में होगा। था कि आप देखिएगा केसेस में भी इजाफा होगा और अमवात में भी इजाफा होगा। इसलिए आजकल ये वतीरा है
तरीक़ाकार है कि गोली भी लग जाए और उससे मर जाए तो उसको कोविड कह दो। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का एक केस है, हम सामने पेश कर देंगे। अभी मुझसे जिक्र कर रहे थे बदीन का एक किस्सा, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में शख्स मर गया, उसको भी कोरोना कर दिया। तो हुकूमत सिंध अभी तक तुमने जवाब नहीं दिया कि तुमने पैसे किस तरह खर्च किए। असेंबली का इजलास इसलिए बुलाया गया था, तुमने अभी तक ये नहीं बताया हुकूमत सिंध कि तुम सिंध के लोगों के लिए क्या करोगे कि इसकी मईशत कैसे बहाल होगी। तुमने ये नहीं बताया कि पिछले 12 साल में जो खरबों रुपए सेहत पे खर्च हुए थे, अब कितने खरब और खर्च करोगे कि हम कोविड का इलाज कर सके। यही वो सवालात थे जिनके लिए ये इजलास बुलाया गया था। और मेरे कुछ साथियों ने तजवीज़ दी है, हम उसके ऊपर अभी बैठेंगे, लेकिन कल इंशाअल्लाह अपोजिशन जो है सिंध असेंबली में इजलास करेगी। MQM के साथी जो कंवर नवीद साहब हैदराबाद चले गए थे इसलिए यहाँ मौजूद नहीं, मैं उनसे मशवरा करके 2 औकात सजेस्ट किए गए हैं, एक बजे दिन का और एक रात को इफ्तार पे 8 बजे के बाद। लेकिन हम समझते हैं मीडिया के देखते हुए कि चांसेस यही हैं कि 1 और 2 बजे के दरमियान हम यहीं सिंध असेंबली में इजलास करेंगे और आवाम को बताएंगे कि सिंध हुकूमत के कारनामे क्या क्या हैं। और आज फिर एक दफ़ा मैं दोबारा जो कल बात कही थी, मैं वफाक से अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि सिंध में आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आर्टिकल 140A नहीं इंप्लीमेंट किया गया, PFC 2007 से नहीं दी गई। सिंध के अवाम को सर्विस लेवल यह है कि 90% लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। कराची में 2007 से एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। नासिर हुसैन शाह ने 10,000 बसों का वादा किया, 10 बसें आई। उवैस शाह ने जून में पिछले साल 2,000 बसों का वादा किया, 0 बस आई। ऐसी हुकूमत का क्या करना? ये कब तक आप सिंध को लुटने देंगे? तालीमी निज़ाम बिगड़ा हुआ, सेहत का निज़ाम बिगड़ा हुआ, हर चीज़ बिगड़ी हुई। अब वक्त आ गया है कि आइन में जो प्रोविजन दिए गए हैं वफाक उसका इस्तेमाल करे। चीफ जस्टिस साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर ऑफ सिंध, हम आप सबसे अपील करते हैं कि हमें एक्शन चाहिए। हम अपोजिशन की बेंचेस जो हैं, इस हुकूमत की रवैये, इस हुकूमत के काम दोनों को भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित कर सकते हैं कि दे डू नॉट डिजर्व टू गवर्न दिस प्रोविंस एनी मोर। और जो आर्टिकल्स हैं, इमरजेंसी का आर्टिकल 235, डायरेक्ट रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए। और अगर तब भी ना हो तो आखिरी हरबे के लिए आर्टिकल 235 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 149(4) जिससे चीफ मिनिस्टर के ऊपर लाजिम होता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के दिए हुए अहकामात के ऊपर अमल पूरे सिंध के लिए इसका इतलाक करके सिंध की हुकूमत को संभाला जाए, इन नाहल नालायक लोगों से छुटकारा हासिल किया जाए। और अगर ये सब कुछ ना हो तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूबे की सूरत हाल जितनी तेज़ी से ख़राब हो रही है, तो शिबली फराज साहब ने जो कुछ भी कहा हो, मैं यहाँ से फिर डिमांड करता हूँ कि आखिर में अगर ये 2 काम ना करें तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। हसैन साहब बोल लें, उसके बाद आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मीडिया वाले दोस्तों के, भाइयों का हम शुक्रगुजार हैं जो रोज़े की हालत में इस टाइम पे मुख्तसर नोटिस पे इधर इकट्ठे हुए हैं। आज से कोई 10 दिन पहले का रिक्विजिशन जमा करके जो 7 तारीख को आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए रिक्विजिशन जमा की थी,
ये रिक्विजिशन एक दावत थी हुकूमत सिंध को, ट्रेजरी बेंचेस को, जो हम आज 3 महीने होने को आए, हम बार बार ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बेहतरीन हुकूमती इक़दाम हुए हैं तो सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं। यही बार बार रेटरिक चीफ मिनिस्टर साहब हों या इनकी फ़ौज हो स्पोक्स पर्सनस की, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की, या इनके और मेंबरान MNA सेनेटर्स सब बार बार आके यही चीज़ हमर करते रहें, रिपीट करते रहें कि बेहतरीन हुकूमती इक़दाम हुए तो सिंध गवर्नमेंट में हुए, सिंध गवर्नमेंट ने किए। हमने रिक्विजिशन जमा करा के हुकूमत को, ट्रेजरी बेंचेस को दावत दी कि अगर आपको अपने इक़दाम पे इतना कॉन्फिडेंस है तो क्या ये ऐवान सिंध असेंबली, जहाँ सिंध की आवाम अपना मैंडेट देकर, अपने वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है, क्या ये दुरुस्त ऐवान नहीं है जहाँ आप अपनी कारकर्दगी से आवाम को ब्रीफ करें, अपनी बेहतरीन हिकमत अमली जो है वो आवाम के सामने आप पेश करें? और आज आपने देखा कि ये रिक्विजिशन कॉल करने के बाद पहले स्पीकर साहब ने नोटिफिकेशन निकाली, कल की तारीख में सुबह 11 बजे इजलास कॉल कर दिया था स्पीकर साहब ने। फिर एक बदकिस्मती से गैर कानूनी, गैर आइनी हिकमत के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला किया कि ये इजलास कल नहीं किया जाए और 3 जून मतलब ईद की छुट्टियों के बाद। अब मेरा हुकूमत सिंध से और ट्रेजरी बेंचेस से ये सवाल है कि आपको खौफ किस चीज़ का है? आप क्यों हमें मौका नहीं देते? आप सिंध की आवाम को ब्रीफ करें अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के बारे में। आप हमें भी मौका दें कि हम आपकी बेहतरीन कारपत के खूबियों के पुल हम भी बांध सकें। हकीकत ये है कि आपको खौफ सिर्फ सिंध की अपोजिशन का नहीं है, आपको खौफ अपने ही बैक बेंचर से है। आज से कुछ 4 दिन पहले जब लीडर ऑफ द अपोजिशन फिरदौस शमीम नकवी साहब के घर पे हुकूमती वफद आया था SOPs तय करने के लिए, तो हमें बड़ी हैरानगी हुई ये सुनकर कि मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स की अव्वलीन तरजीह क्या थी? वो ये थी कि इस आइनी इजलास में शिरकत MPs की कम से कम हो। वॉलंटरली उन्होंने फैसला किया कि उनके पीपल्स पार्टी के 99 MPs हाजिर नहीं होंगे, सिर्फ 54 MPs पे उन्होंने अपना कोटा फिक्स किया। क्यों भाई? आपको अपने पीपल्स पार्टी के MPs से क्या खौफ है, क्या डर है? जब बात आई कि मुखातिब कौन होगा, एड्रेस कौन करेगा असेंबली, तो वज़ीर मौसूफ ने उधर बोला कि हमारी मतलब हुकूमत सिंध की तरफ से सिर्फ 2 लोग मुखातिब होंगे, एक वज़ीर सेहत और एक वज़ीर आला सिंध। अगेन बार बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अपने MPs से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को पीपल्स पार्टी के MPs से क्या खौफ है? हकीकत यह है कि आपकी कारपत ज़ीरो है। हकीकत यह है कि आपके दावे सब धरे के धरे हैं। हकीकत यह है कि आपकी हुकूमत सिर्फ एक झूठों के पलंदे पे कायम है। हकीकत यह है कि आपको अपने MPs का कॉन्फिडेंस आज नहीं है। यू हैव लॉस्ट द मैंडेट टू गवर्न दिस प्रोविंस। मैं आपको आज भी चैलेंज करता हूँ, आप बुलाएं इजलास। ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ क्या है आपके सामने? हमारे 67-68 MPs हैं, हम क्या बिगाड़ सकते हैं आपका? सिर्फ हकीकत जाहिर कर सकते हैं, वो हम करते आए और करते रहेंगे। आपको आज खौफ है अपने MPs की बगावत का। क्यों? क्योंकि सिंध की आवाम आपसे बागी हुई है, उसका प्रेशर आपके MPs पे है, और जब वो इधर आकर आपकी खुशामद करेंगे तो हल्कों में उनसे भी पूछाना होगा, उनसे भी पूछा जाए। चीज़ें ये बंद करनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप आएँ, हम आपको फिर से मैं रीट्रेट करना चाहता हूँ इस बात को कि अपोजिशन ने ट्रेजरी बेंचेस को दावत दी थी कि आए, ये दुरुस्त फोरम है, ये रेलिवेंट फोरम है, इधर आए, इधर आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का जो दावा करते हैं, इधर आए, ब्रीफिंग दें और अपने आप को जमहूरियत का ये हुस्न है। आप जैसे आपकी रिक्वेजिशन पे अल्हम्दुलिल्लाह ये वफाकी गवर्नमेंट ने तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया, नेशनल असेंबली का इजलास वो बखूबी हुआ। सारे अपोजिशन के लीडरान जो बात करना चाहता था, जो उसमें शिरकत करना चाहता था उसने शिरकत की, जो बात करना चाहता था उसने बात की। ये होती है जमहूरियत, ये होती है मिसाली लीडरशिप। इधर आप किस खौफ के पीछे आप छुप रहे हो? जो आइन की भी शिकें आपको नज़र नहीं आती? मैं
आखिर में दो बातें करना चाहता हूँ कि जहाँ ये ऐवान या हुकूमतें खुद इस आइन की शिकें की धज्जियाँ उड़ाने की प्रैक्टिस में हो, तो फिर जमहूरी निज़ाम में एक ही दरवाज़ा रह जाता है, वो है कोर्टों का। मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार साहब को, काबिल एहतराम, जैसे आपने कल नोटिस लेते हुए सिंध की बाज़ारों का मार्केट्स खोलने का आपने हुक्म जारी किया है, ऐसे ही आप इन बंद दरवाज़ों का भी नोटिस लें। मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि सुओ मोटो नोटिस लेकर आइन की शिक 54(3) के तहत ऑर्डर पास करें कि सिंध असेंबली के दरवाजे खोले जाएं और आवाम के नुमाइंदों के लिए 14 दिन के अंदर अंदर ये इजलास मुनक्किद किया जाए। और लास्टली, जितने हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ हों, वो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, हमारे मीडिया वर्कर्स हों, हम आपकी हिम्मत को, आपकी जुर्रत को, आपकी जफाकशी को हम रिकग्नाइज़ भी करते हैं, सल्यूट भी करते हैं, आपको सलाम भी पेश करते हैं और ये आपको हौसला अफजाई भी देते हैं कि घड़ी में आपको इस बेरहम और बेबस सिंध हुकूमत के हथकंडों पे आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, हम आपके साथ खड़े होंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अपोजिशन लीडर नकवी साहब ने और हसनैन भाई ने बड़ी तफसील से सारे इश्यूज़ बयान कर दिए, लेकिन मैं एक चीज़ पे ज़रा रोशनी डालना चाहूँगा कि देखिए, ये ईवान जो है ये अवाम के लिए है, अवामी नुमाइंदों के लिए। वो लोग जो अपने हमारे हलकों में बैठे हुए अपने मसाइल नहीं सामने ला सकते, इस ईवान के अंदर आकर हम उनके नुमाइंदे, उनके मसाइल, उनके इशूज़, उनके मसले यहाँ लेकर आते हैं। तो आज सिंध हुकूमत ने अपने स्पीकर और अपने स्टाफ के ज़रिए सिंध असम्बली के दरवाज़े अवामी नुमाइंदों के लिए बंद कर दिए हैं। सिंध असम्बली में वो कहते हैं कि इसकी डक्ट से कोरोना निकलेगा, इसी की डक्ट से। मैं पूछना चाहता हूँ, ऑडिटोरियम में जहाँ हर रोज़ बैठ के, हर रोज़ ऑडिटोरियम में आपके 2-3 मिनिस्टर्स बैठ के डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं, क्या उस ऑडिटोरियम की एसी की डक्ट्स जो हैं वो बिलावल हाउस से आ रही है? वहाँ कोरोना नहीं फैलता? आप सारे साफी भाई भी वहाँ बैठे होते हैं और वहाँ तो शक है कि वहाँ सेंट्रली एयर कंडीशन। एक वजह बयान की इन्होंने, मुकेश ने, कि जी ये जो है अंदर सेंट्रली एयर कंडीशन है, इसलिए हम नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूँ कि हर रोज़ ऊपर बैठे होते हैं, वहाँ क्या होता है? और हर रोज़ एक रोना धोना बुलेटिन चीफ मिनिस्टर सिंध पे बयान करते हैं। हर रोज़ एक रोना धोना बुलेटिन शुरू हो जाता है, इतने मर गए, इतने ये हो गया, इतने ये हो गया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तबाही हो गई। परफॉर्मेंस नहीं बता सकते ना? उस बुलेटिन में ये भी बताएं जिस तरीके से इस्लामाबाद में हमारी लीडरशिप बताती है कि हमने ये कर दिया, गरीबों को इतने पैसे दे दिए, इंडस्ट्री को ये कर दिया, बिजली के लिए ये कर दिया। सिर्फ डराओ इजलास। ये असम्बली प्रोडक्शन ऑर्डर असम्बली बन चुकी है। ये असम्बली का इजलास चोरों को जेल से निकालकर आज़ादी दिलाने के लिए रह गया है। ये असम्बली का इजलास हमने देखा कई महीने चलाया गया, जब यहाँ के लोग जेल में थे। जेल से आज़ादी के लिए हमारे इस्तेहकाक को, हमारे मेंबरशिप को, इस ईवान को इस्तेमाल किया गया। मुझा सिंधी भाइरों, 5-6 करोड़ असांजे सिंधी भाइरनि के मसाइल अज मरन था बुख में, अज असम्बली न खुलंदी। मरन था कोरोना में, असम्बली न खुलंदी। मरन था बद इंतजामी में, असम्बली न खुलंदी। मर रहे हैं ट्रांसपोर्ट न पहुंच जाने से घर नहीं जा पाए, असम्बली नहीं, कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन 4-5 वो करब सोने का ताज पहनने वाला शर्जील मेमन के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए खुल सकता है, जो जब दुबई से लंदन भागा था। मेमन साहब, दुबई भी कोई ना कोई जरूर पहुंच जाएगा। अरबों रुपए, अरबों दिरहम लंदन में, दुबई में मौजूद थे, जो किसी और ने कब्जा कर लिए थे। बाद में शेखों ने फैसला करा कि इसका कराया। बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ होगा और बहुत तफसील है उसकी, पूरी फिर उनकी पूरी चेन, वो कश्तियां वश्तियां सब। मैं कहता हूँ कि प्रोडक्शन ऑर्डर, और मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी का गैर जमहूरी
फेस आज सबने देख लिया है। सबसे ज्यादा एंटी करप्शन के लिए आया जी जी, सबसे ज्यादा नकवी साहब का एंटी करप्शन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर निकाला गया, सभी के लिए वो तो लगी हुई है जी। मेरा मतलब ये है कि मैं पूरी बात कर लूँ, सवाल के जवाब में देता हूँ। मैं अपनी डायरेक्शन आपने भुलवा दी नकवी साहब ने मेरी। मैं कहना चाह रहा था, हाँ, इस्लामाबाद में ये जमहूरियत, मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ क्योंकि नए हमारे यहाँ अजीम सहाफ़ी मौजूद यहाँ मौजूद हैं। इस्लामाबाद में ये नेल्सन मंडेला के अलम वो पैरोकार बन जाते हैं, जमहूरियत के अलमबरदार बन जाते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सिंध पहुँचते ये हिटलर की औलाद बन जाते हैं। सिंध पहुँचते ये हिटलर की बाकियात बन जाते हैं। सिंध पहुँचते ही वो जमहूरियत की जगह डिक्टेटरशिप आ जाती है। सिंध पहुँचते ही COD की जगह COC आ जाती है। उधर इनको वहाँ चाहिए, इधर नकवी साहब न खपे, उधर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खपे, इधर फिरदौस शमीम नकवी आपको चाबी करेगा, आपको बेनकाब करेगा। यही कह सकता हूँ, कहना कुछ और चाह रहा था, इसलिए फिरदौस शमीम नकवी न खपे। और मैं कहता हूँ 2,35,000 PPEs आ चुकी हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो डॉक्टर्स के लिए। गुज़िश्ता रोज़ लाड़काना में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया कि उनके पास PPEs नहीं है। गुज़िश्ता घोटकी में नहीं है, शिकारपुर में भी कई अस्पतालों में नहीं है। 2,35,000 सूट्स 12-12 हज़ार का बेच दिया, 1200 का पता नहीं कितना लगता है, बेच दिया ना। और अब पता चला, आज जब बात चलो हम समझते थे लाड़काना PP का है, लाड़काना बीबी का है, तो वहाँ कहते हैं लाड़काना PP का था, लाड़काना बीबी का था, लाड़काना भुट्टो का था। इस वक्त एक प्लान के तहत अस्पताल जो नवाबशाह में सब कुछ मिलेगा आपको। नवाबशाह के अस्पताल डॉक्टरों ने क्या, खानसामों ने, उनके मुजारों ने, सबने PPEs पहनी हुई होगी। लाड़काना को टारगेट किया जा रहा है, शहीद भुट्टो के वारिसों से, बेनजीर के वोटर से बदला लिया जा रहा है। चूंकि इस वक्त भुट्टो नहीं है मैदान में। एड्स लगती है किधर? लाड़काना। कुत्ते के सबसे ज्यादा बच्चों को किसने काटा? लाड़काना। डॉक्टर एहतजाज करते हैं, लाड़काना। वो खुर्रम भाई हमारे बताते हैं, एड्स लगाई गई वो डायलिसिस के दौरान, वो कहा, वो भी लाड़काना। प्लान करके एक वो माफिया जो जिसका भुट्टो से कोई ताल्लुक नहीं है, आज भुट्टो के शहर लाड़काना को उन्होंने, मैं समझता हूँ कि लावारिस कर दिया है। मैंने गवर्नर साहब से आज खबर देख के बात की तो गवर्नर साहब ने कहा कि मैं 2,000 सूट्स, वैसे 2,35,000 NDA में दे चुके हैं इनको, उन्होंने कहा फौरी तौर पे लाड़काना यंग डॉक्टर्स के लिए गवर्नर साहब ने कहा है कि हम इंशाल्लाह 2,000 सूट जो लाड़काना, घोटकी और शिकारपुर में दिए जाएंगे। तो ये सिंध हुकूमत, ये सिंध असम्बली, ये बेनकाब हो चुके हैं यहाँ, ताकि इनके अंजे पंजे ढीले होने थे। ये इन्होंने अपनी करप्शन छुपाने के लिए इन्होंने बताया ना, अगर सब कुछ की आवाज़ सही हुआ तो बताते हैं अंदर आके। जब हम इनकी आवाज़ खोलते जवाब देते, ना इस सिंध की आवाम को जवाब दे सकते हैं ना आपको जवाब दे सकते हैं। बस एक रोना धोना झूठ का पलंदा बुलेटिन वज़ीर आला साहब पेश कर सकते हैं, लेकिन कब तक? लेकिन सर जवाब दें। चलिए सवाल। अच्छा, आपने अभी किया NDMA का, तो ये चार्ज लाड़काना में अगर PPE सूट नहीं है, चेयरमैन NDMA उनका नाम और अहदा आपको मालूम है, वो तो कहते हैं हम अस्पतालों को डायरेक्ट भेजते हैं। तो वज़ीर आज़म के मातहत ही चार्जशीट वज़ीर आज़म के खिलाफ है, उनके बारे में क्या कहेंगे? दूसरा कि वज़ीर आज़म हमारे कहते हैं कारोबार खोल दो, तो अस्पताल बंद करने का ऐलान किसने करना है? डॉक्टर्स को छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी? क्या उनका इख्तियार नहीं है? तो डॉक्टर्स की छुट्टी पर जाएंगे। देखिए, आपने 2 सवाल पूछे। पहले सवाल का तो जवाब ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब को कुछ चाहिए सूबे सिंध के लिए तो वो वफाक से मांगे। वो रोज़ जाके मीटिंग में बैठते हैं, वहाँ मांगा दिया ना सब कुछ, नहीं मांगा, साबित करें मांगा, और मांगने पे नहीं दिया तो वो साबित करें, वरना जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की है। सूबा वो चल रहा है। ये तासुर आम होता जा रहा है कि सिंध में जो अपोजिशन है ना, उन्होंने प्रेशराइज किया ताजिरों को, और इस हवाले से आपके जो खुद वफाकी वजीर हैं वो भी इस बात की जो है ना वो गिला कर चुके हैं अपने आपके जो है ना साथी हैं कि ये इस तरह जो है ना वो गलत किया जा रहा है। क्या आप इस तरह करके सिंध हुकूमत पर मतलब कब्जा करना चाह रहे हैं, खासतौर पर अटारमी यानी तरमीम और गवर्नर राज की बात करके? मकसद क्या है? मतलब एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ सिंध का कब्जा है, आपका तरजीह क्या है? पहली चीज़, हम सब ने एक अहद किया है कि हम आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, हम आवाम के हकूक़ के लिए लड़ेंगे। अगर ताजिर सिंध के अवाम में से हैं तो हम मुजरिम हैं, अगर ताजिरों से मिलना कोई गुनाह है तो हम इस गुनाह को सरजद करने को कबूल करते हैं। अगर हम उनकी जायज़ बातों के ऊपर उनकी आवाज़ उठाते हैं तो हम इस जुर्म के मुर्तकब हैं।
और हमारा स्टैंड आज कल के फैसले ने चीफ जस्टिस से साबित कर दिया कि ये हुकूमत जालिम है, हमने आवाज़ सही उठाई है। या ये भी कह दें कि चीफ जस्टिस साहब जो कि बिलावल ने कुछ कहा है उनके बारे में दबे अल्फाजों में ज़रा बांगे दोहल कह दें। जहाँ तक दूसरी बात है, मुझे ये बताइए, इस शहर कराची के अंदर 2007 से पानी की एक कतरा बूंद का इजाफा नहीं हुआ। सीवरेज का पूरा पानी समंदर में जाता है। बसों की वादे किए जाते हैं, एक बस नहीं दी जाती। सिंध में बच्चों की स्टंटिंग बढ़ जाती है, इलिटरेसी रेट बच्चों में बढ़ जाता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। 90% पानी सिंध के अंदर लोगों को नहीं मिलता, छोटे किसान को पानी नहीं मिलता, बड़ा किसान लूट लेता है। ये सब अरबपति खरबपति बन जाते हैं। उसके बाद भी हम ना कहें कि सिंध हुकूमत को जाना चाहिए, ये सबको जेल में होना चाहिए, इनके खिलाफ नैब के केसेस होने चाहिए। होगी ठीक है, कोई बात नहीं है। जी देखिए, सबसे ज़्यादा इस वक्त फिक्र ये है कि सिंध की फाइनेंसेस जो हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही। उसके लिए आर्टिकल 235 दिया गया है कि जब भी सदर पाकिस्तान को इस बात का शक हो कि पैसे का ज़िया हो रहा है या सही इतलाक नहीं हो रहा, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर देंगे, जिसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के लोग यहाँ आके फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठ के उसके अप्रूवल के साथ खर्च कब्जा हो जाएगा। कब्जा क्यों होगा? क्या ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? आप क्या बात करते हैं? सिंध को लूट के खा जाए तो पाकिस्तान, ये इस तरह जो भी बात करेगा कि ये दिखाने की कोशिश की जाए कि सिंध को ये अलग मुल्क है। सिंध अलग मुल्क नहीं है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। ये सिंध कार्ड पीपल्स पार्टी वाले इस्तेमाल करते हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक कौम की बात करते हैं। सिंधी हम हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, हमसे ये हक ना छीना जाए। हम अपने जिस्म में आखिरी खून के कतरे तक इस बात को इंश्योर करेंगे कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा और सिंध भी तरक्की करेगा और लुटेरों के खिलाफ हम जंग करते रहेंगे। उन्नीस 1973 में एक आइन पास किया गया। उस आइन के जिनको सेहरा पहनाया गया वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी के भुट्टो सानी रज़ा रब्बानी, उन्होंने 18वीं तरमीम में आइन की 109 शिकों को छुआ। ये 235 को भी छुआ, 234 को भी छुआ और 149 को भी छुआ। अब जो चीज़ आइन में लिखी गई है, मैं अपने फाजिल दोस्त से पूछना चाहता हूँ, उसको गैर आइनी आप कैसे कह सकते? हमने कोई गैर आइनी बात का मुतालबा नहीं करेंगे। हम तो आइन में अगर कुछ लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था कि कभी ना कभी सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर ऐसी हुकूमतें आ सकती हैं जो शायद अवाम की सही नुमाइंदगी ना करें। और सिंध ने साबित कर दिया है कि 12 साल हुकूमत करने के बाद इस सूबे को बर्बाद कर दिया। 15,000 अरब। जवाब मिल गया आपको? कोई और सवाल? ठीक हो गया। इजाज़त।